अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज दो बुनियादी सवालात हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो ये पाकिस्तान में सियासी मुफाहमत के लिए आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब से, और इसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एक सियासी फार्मूला पेश किया पाकिस्तान में सियासत को कैसे आगे लेकर चलना है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है कि वो कशीदगी की बजाय एक सियासी गुंजाइश निकाली जाए, और ये सब के लिए होनी चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर तमाम सियासी जमातों को नुकसान होगा। ये जो सियासी गुंजाइश निकालने की बात है, इसका क्या मतलब है और इससे क्या मतलब लिया जा रहा है हुकूमत के अंदर भी, सियासी जमातों के अंदर भी और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी। दूसरा मामला जो है, पहली बार निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात जो है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरान हुकूमत में किसी भी सतह के ऊपर पहली दफ़ा जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता एक राब्ता किया गया है। शफकत महमूद साहब के साथ मुलाकात हुई है मुर्तज़ा सोलंकी की, और इसमें भी जो कशीदगी है और जो इस वक्त माहौल के अंदर सियासी गर्मा गर्मी है, उस माहौल को ठंडा करने के हवाले से बात की गई है। और तीसरा अहम मामला जो है वो सदर आरिफ अलवी से PTI का वफ्द मिला है, बैरिस्टर उमैर और उनके सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन जो है तर्जमान भी है, और उन्होंने भी इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत की है। एक तरफ ये मामला है और दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तहरीरी फैसला जारी किया है। AIY के प्रेसिडेंट अहमद यूसुफ के केस के अंदर पहले ही उनको बरी करार दे दिया गया था उस मुकदमे के अंदर, लेकिन उसमें 3-4 बड़ी अहम बातें की गई हैं। और ये बातें जो है इस वक्त अगर पाकिस्तान का जो सियासी हालात है, मंजरनामा है और जो मुकदमात की एक भरमार है पाकिस्तान में, खा वो सियासी वर्कर हों, सहाफ़ी हों या सियासी रहनुमा हों, उनके खिलाफ मुकदमात की पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता चंद महीनों में आपको भरमार नज़र आती है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो नाकदीन और सियासी मुखालफीन को अपना दुश्मन ना समझे और शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से गुरेज किया जाए। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है, और ये यकीन करना मुश्किल है कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी और सियासी वर्कर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। तो ये जो तहरीरी फैसला, इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो है कि इन्होंने ये फैसला जारी किया। तो इन दो अमूर को सामने रखते हुए पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो किस तरह बढ़ रहा होगा। मियां नवाज शरीफ साहब अगले 3-4 दिनों के अंदर अपने शेड्यूल के मुताबिक 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, और नैब के कानून को उसमें तरमीम के हवाले से अपील जो है वो की जा रही है, और ताहयात नहली के हवाले से जो केस है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में उसमें समाअत शुरू हो चुकी है। इस तनाजुर में बातचीत करेंगे हमें राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक कोऑर्डिनेटर हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के वो रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। और हमें खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जमान हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और राना साहब आपसे बात शुरू करता हूँ कि फजल रहमान साहब ने जो सियासी मुफाहमत की, सियासी गुंजाइश की बात की है, आप ये क्या समझ रहे हैं कि ये सियासी गुंजाइश किस तरफ इशारा करती है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए? पीएस पार्टी मुसलसल ये कह रही है, और उनका बाज़ जगहों के ऊपर वो PMLN के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि जिस तरह से इस वक्त उनका ख्याल है कि PMLN को फेवर की जा रही है सिस्टम के अंदर। तो ये जो फजल रहमान साहब कह रहे हैं सियासी गुंजाइश निकालनी चाहिए, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सियासी गुंजाइश किसने निकालनी है? क्या कोई जमात जो है कोई फेवर चाहती है किसी से, या कोई लगता है कि किसी जमात के साथ कोई ज्यादती हो रही है? तो मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कोई माहौल है। सियासी गुंजाइश तो 2018 में निकालनी चाहिए थी, जब पनामा से कामा बनाया गया, जब वजारत उज़्मा छीनी गई मियां नवाज शरीफ से, उनसे पार्टी की सदारत छीनी गई। एक उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने मिलके मियां साहब और हमारी जमात को टारगेट किया, RTS बैठा। तो अब तो ये कोई ऐसे मामलात नजर नहीं आ रहे। अगर PTI के ऊपर कानूनी सख्तियां हैं तो वो सख्तियां तो उनके अमाल की वजह से हैं कि यहाँ नफरत के बीज बोए गए, प्रोपेगेंडा किया गया साइफर के ऊपर, मीर सादिक, मीर जाफर की बातें करके 9 मई का वाकया हुआ। तो उस तनाज़ुर में जो है वो अगर पकड़ दकड़ हो रही है, बाकी कहीं हमें कोई फेवर मिल रहा है तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि क्या है उसको पिन पॉइंट किया जाए कि हमें कैसे जो है कोई फेवर मिल रहा है, या कैसे हमें कोई एडवांटेज मिल रहा है जो बाकी जमातों को नहीं मिल रहा।
तो ये चीजों, इन सारी चीजों की वजाहत की जरूरत है। मैं समझता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड की तो हम भी डिमांड करते हैं, हम भी समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ना किसी के साथ एक बूंद ऊपर सख्ती होनी चाहिए और ना किसी को एक बूंद ज्यादा कोई लाडला होना चाहिए। तो मामलात, हम तो इसी चीज के फेवर में हैं और इसी तरीके से मामलात बढ़ने चाहिए। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर ऐसी चीज वो महसूस कर रहे हैं तो बजाय कि वो इशारतन हो, इसकी वजाहत होनी चाहिए। बात करनी चाहिए। तो दूसरा एक मामला राना साहब, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, और इस बेंच की अगर हम तश्कील देखें, इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि हम ख्याल बेंच था, जो एक सियासी टर्म इस्तेमाल होती रही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। इजाज़ुल एहसन साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, जमाल मंदोखेल साहब हैं। तो ये जो फैसला इसमें अब लिख रहे हैं और कि गवर्नमेंट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है या सियासी मुखालफीन है उनको दुश्मन ना समझा जाए, बेबुनियाद झूठे मुकदमात कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, खौफ का माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। और ये यकीन करना मुश्किल है कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी और सियासी वर्कर रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस होते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट्स हैं, और बेशुमार ऐसे जिस तरह से गिरफ्तारियाँ होती हैं, जमानतें होती हैं, अदालतों से फिर गिरफ्तारियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, बिल्कुल फेयर माहौल नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि किसी के साथ एक बूंद ज्यादा ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर उसका जितना गुनाह है या जितना उसने कानून तोड़ा है उसके मुताबिक पैरवी होनी चाहिए, और किसी को लाडला नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इस चीज से मैं एग्री करता हूं। लेकिन देखिए, जो केसेस चल रहे हैं, अगर 9 मई का किसी के खिलाफ केस चल रहा है तो वो जो लोअर कोर्ट्स हैं या जहां भी उनका ट्रायल चल रहा है, वहां बिल्कुल इंसाफ के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ मामलात आगे बढ़ने चाहिए। और अगर कोई गिल्टी नहीं है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और उसको रिहा कर देना चाहिए। तो यही मौका भी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 9 मई का वाकया जो है कुछ नहीं होता, वो हो गया, हम आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं है। अगर हम ये कहें कि साइफर केस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वायलेट किया गया, कुछ नहीं होता, अब आगे चले, इलेक्शन आ रहे हैं, कोई मामला नहीं, किसी ने अगर तोड़ा तो यूं तो मैं समझता हूं कि आप दावत देंगे कि 9 मई का वाकया बार बार हो, आप दावत देंगे कि साजिशें सियासी मंजरनामे पे, मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है उसको दाव पे लगा के आप जो मर्जी कर लें, और दुनिया में जो आपकी एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो एक तबाही मचाई है इस पूरे मामले ने, तो वो भी बार बार होती रहेगी। तो ये इन चीजों को भी आपने सीरियसली जरूर नजर में रखना चाहिए। एक चीज जो और मैं खुर्रम साहब को भी फिर इसी नुक्ते के ऊपर इन करूंगा, 9 मई का तज़किरा हुआ, और बेशक इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के तमाम शहरी, तमाम ग्रुप, तमाम जमातें, तमाम तबका फ़िक्र जो ये कहते हैं कि जो भी शरपसंद अनासर हैं जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, जलाओ घेराव किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत से लोगों की शनाख्त की गई, बहुत हाई लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हमने देखी, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि उन्हीं लोगों की जो तस्वीरें और जियो फेंसिंग के अंदर नाम थे, नंबर थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर आज़ादी से वो घूमते फिरते हैं और फिर कोई मुकदमा उनके खिलाफ नहीं होता। तो ये जो मामला है ये तकवीयत देता है उसको जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं हम। जैसे आपको गिला था कि नैब को इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसी तरह अब ये एक तासुर तकवीयत पकड़ रहा है कि इन मामलात को भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, रैदर देन कि हम अमन व अमान को और इंसाफ के तकाजे पूरे करें। जी कॉल किससे किया सर? राना साहब से या मेरे से? जी जी खुर्रम साहब आप कर लें, फिर राना साहब से भी हम लेंगे। राना साहब से पहले मैंने बात राना साहब इस पे पहले, फिर मैंने आई थॉट कि आपने मेरे से पूछा। जी राना साहब से पूछिए। राना साहब मेरा ख्याल कॉल ड्रॉप हुई है, शायद कोई कनेक्शन का है, तो आप आ जाएं इसमें। जी नहीं, अभी इसी कॉल पे चलेंगे। ये जो आपने पूछा, जी जी देखिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला तो कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है सारे मामले के अंदर। और हम तो उस वक्त से कह रहे थे कि ये जो जिस लाइन पे आप चल पड़े हैं या जिस लाइन पे चलाया जा रहा है, उसके नताइज जब आते हैं तो ना सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उसके साथ उस पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। एक जेनसाजी की गई और एक बहुत भयानक किस्म का एक वारदात इस मुल्क के अंदर हमने देखी, प्रैक्टिकली होते हुए देखी। तो अब जो लोग, आपने कहा ना केसेस खत्म हो रहे हैं, केसेस खत्म किसी के भी नहीं हो रहे, केसेस उसी तरह चल रहे हैं।
और अगर कोई वापस आता है या अपनी गलती का एतराफ़ करता है तो उसको हमें एंडोर्स करना चाहिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई इसने अपनी गलती मानी, और क्यों ना माने गलती आदमी अपनी। और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे थे, और ख़ास तौर पे माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उनके नौजवान बच्चे उनके हाथों से निकल कर किन हाथों में खेल रहे थे और उसके रिजल्ट क्या निकले हैं। ये ज़्यादा अहम चीज़ है सोचने के लिए। अच्छा राना साहब, इस नुक्ते पे आप भी ज़रा आ जाएं कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान के अंदर हमेशा होती रही है, हर इलेक्शन से पहले होती है, इसमें कोई ये नई बात नहीं है। 9 मई के तनाजुर के अंदर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उससे पहले आपकी ना जमानतें होती हैं, ना आप जीना महाल हुआ होता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सियासी डिसएसोसिएशन के बाद आपको खुली आज़ादी मिल जाती है। तो इससे ये तासुर क्या ख्याल है कि रोकड़ी साहब कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आपका क्या ख्याल है? रोकी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब का डिस्कनेक्शन हुआ है कि एक सवाल जो मैंने स्टार्ट में किया था वो कि इस वक्त जो सियासी मुफाहमत की बात की जा रही है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब शफकत महमूद साहब के घर गए हैं, मुलाकात की है, और इसके साथ साथ जो है कि जो फजल रहमान साहब ने कहा कि सियासी गुंजाइश निकालनी चाहिए, और अगर हम ये हालात रहे तो फिर सब सियासी जमातों का नुकसान होगा, सियासी गुंजाइश ना निकाली गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सियासी गुंजाइश का जो फजल रहमान साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए PMLN को, और इवन आपकी जमात के बारे में ये जो जमातें कहती हैं कि इनको ज़्यादा जो है कि सपोर्ट मिल रही है रियासत की जानिब से, तो आप इस सियासी गुंजाइश के बयानियों को या मुफाहमत के बयानियों को कैसे देखते हैं? सियासी गुंजाइश है, मौलाना फजल रहमान का जो कहना है, अब उनसे बंदा पूछे कि आपका असल इसके अंदर माना मकसद क्या था, सियासी गुंजाइश किसके लिए, वो अपने लिए चाह रहे हैं, सियासी गुंजाइश किसके लिए चाह रहे हैं। तो अभी उनकी ये बात उबहाम में है, बातों को बहुत क्लैरिटी में आना चाहिए। मौलाना साहब जो है वो बातें बड़ी मुदल्लिल करते हैं। मेरा कंसर्न इससे ज्यादा ये है कि सियासी गुंजाइशें छोड़ें, हम ये सोचें कि हम जब पावर में होते हैं हम करते क्या है। और कुछ अर्सा पहले JUI की एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी थी KP के अंदर, और इन्होंने जो बंदे सेलेक्ट किए उस नुमाइंदगी के लिए, वो किस बुनियाद पर सेलेक्ट किए, लोगों को इस तरफ लाना जरूरी है, और उन लोगों ने उस मकाम पर आने के बाद क्या किया ये जानना जरूरी है। ये सियासी गुंजाइशें, एक ने इधर कहा, ये जो पॉलिटिकल गेम्स हैं ये इतनी ज्यादा एक प्रैक्टिस हो गई है, इतना तजर्बा हो गया है इन गेम्स के खेलने का, कि जो असल चीज है हम उसकी तरफ नहीं जाते कि आप जब गवर्नमेंट में आते हैं, आप गवर्नमेंट में बंदे कौन से लेके आ रहे हैं, आप जब गवर्नमेंट में आते हैं आपका किरदार उस वक्त क्या था, आप गवर्नमेंट में जब आते हैं तो आपने कैपेबिलिटी, अहलियत को तरजीह दी कि आपने अपने खानदानों को और खुद को तरजीह दी और अपने मनपसंद लोगों को लेके आए। आप गवर्नमेंट में जब आए तो क्या आपने करप्शन की या करप्शन नहीं की, ये ज्यादा अहम चीजें हैं। अब मौलाना साहब इस मौके के ऊपर कुछ दिन पहले उनका आया कि जी इलेक्शन जो है वो डिले कर देना चाहिए। फिर अब ये सियासी गुंजाइश, तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर कि वो चाहते क्या है, कहना क्या चाहते हैं। मुझे इस चीज की यकीन जानी है, इन चीजों से एक लिहाज से आदमी आजिज नहीं आ जाता, तंग आ जाता है कि आपको ये भी, हम लोग ये भी बता दें कि हमने आकर करना क्या है, हम अपने किरदार के साथ ये भी साबित कर दें कि हमने ये किया। हम इसी तरह ये जो पॉलिटिकल ये वाले बयानिए, अचानक अभी आप चल रहे थे तो आपने राना साहब से पूछा
वो जो एक बयानिया डिराइव कर लिया गया जी के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। नून लीग इस मामले में कमजोर है। अगर नून लीग यही बयानिया पहले पीपीपी पे डाल देती तो पीपीपी इज डूइंग मच मोर देन व्हाट नून इज बिलीव टू डू हियर, जो सिंध के अंदर हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बयानिए दे के उनको चढ़ा देना, लोगों की जबानों पर ले आना, सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, एक ये ख्याल है, एक ये राय पाई जाती है क्योंकि मियाँ साहब की वापसी के लिए राह हमवार की जा रही है और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ताहयात नहली के हवाले से केस जो है उसकी हियरिंग चल रही है, उनकी हिफाजती ज़मानत या उसके लिए भी मामला चल रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो बात की जा रही है गुंजाइश की, इसमें ये कहा जाता है कि तमाम को, अगर मियाँ साहब भी आ रहे हैं तो फिर ठीक है, तमाम पोलिटिकल लीडरशिप को होना चाहिए और एक तमाम सियासी जमातों को भी होना चाहिए और बैलेट पेपर के ऊपर तमाम सियासी जमातें होनी चाहिए और फिर इलेक्शन हो, तमाम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये इसकी एक कुछ लोग जो है कि वो राय लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक ये है मियाँ साहब को वापस आना, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं, ऑब्सकंडर हैं। अब ये देखना होगा कि वो ज़मानत होती है नहीं होती है, जेल जाते हैं नहीं जाते, या जलसा आगे सीधा वो करेंगे। दूसरा, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो है कि इस वक्त वो भी कन्विक्टेड हैं, जेल के अंदर हैं। और जरदारी साहब के बारे में जी एक नैब तरमीम क्योंकि कालादम करार दे दी गई थी, अभी अपील उनके खिलाफ हो रही है, तो उनके खिलाफ भी ऐसे केसेस हैं तो वो भी आउट शायद हो जाएं इलेक्शन से पहले पहले। तो ये जो बात होती है गुंजाइश या लेवल प्लेइंग की, सबको होना चाहिए, सब जमातें होनी चाहिए, ये एक राय जो है कि बनती है, इसको आप एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि नहीं? नहीं, देखें, मैं एग्री करता हूँ। मैं कोई भी जो जस्ट बात होगी, अदल की बात होगी, उसको डिसएग्री कौन करता होता है, लेकिन हमने देखना ये है कि किसका जुर्म कितना है। अगर हम जुर्म की नौयत और जुर्म को ही एक जैसा सारों का तस्वुर कर लें तो ऐसा तो होता नहीं है। अब आप उस वक्त जब मियाँ साहब को भेजा जा रहा था बाहर, आई रिमेम्बर, मैंने उस वक्त हमें एक इतना ज्यादा जब एक बनाया गया था कि जी इन लोगों ने ये कर दिया, इन लोगों ने ये कर दिया, और फिर जब पता चला कि हम उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर भेज दिया, यानी हमारी मुनाफिकतें खुद कब खत्म होंगी। अच्छा, अब खुद इंसानी बुनियाद पर बाहर भेज दिया। अब ये जो केस है स्पेसिफिकली, इसका जो एब्सकॉन्डर या इसका जो डिजर्टर है उसकी मैक्सिमम सजा है 1 महीना या जुर्माना है। असूली तौर पर एथिकली ये करना चाहिए था नून को, ये मैं भी समझता हूँ, कि वो सबसे पहले अपने इस केस को प्रायोरिटी देते और अपने आप को अदालत के आगे लेके जाकर उसके बाद जलसे जुलूस में जाते। कोई इशू नहीं है। एक आदमी बाहर रह रहा है, उसको आप खुद बाहर भिजवा चुके हैं, यही लोग जो आज जेल के अंदर हैं। तो जरा पीछे थोड़ा सा जाइए कि कौन किसके साथ क्या करता रहा। तो जुर्म एक जैसा नहीं होता। एक जुर्म की नौयत के ऊपर देखते हैं कि क्या है, उसी की तरह डील किया जाना चाहिए। तैमूर तालपुर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जरा उनको भी हम डिस्कशन में शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब। बुनियादी एक क्वेश्चन हमारा ये था कि फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि सियासी गुंजाइश निकालनी चाहिए। जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई थी और फिर उनका कहना है कि अगर सियासी जमातों ने दानिशमंदी का मुजाहरा ना किया, सियासी गुंजाइश ना निकाली तमाम सियासी जमातों के लिए, इलेक्शन के माहौल को साजगार ना बनाया, तो फिर सबका नुकसान होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि फजल रहमान साहब जो है ये सियासी गुंजाइश से क्या मुराद ले रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों के हवाले से बात कर रहे हैं कि जिस तरह मियाँ साहब आ रहे हैं, इमरान खान अभी जेल के अंदर है, क्या उनको भी बाहर लाया जाए और तमाम पार्टियां शरीक हों, ये है या इसका कोई और मतलब हो सकता है? तालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं समझता हूँ आप किसी भी सियासी जमात के बारे में बात कर सकते हैं, आप किसी भी सियासी लीडर के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी सियासतदान की आप बात कर सकते हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, कोई भी। पर मेरे ख्याल से इस वक्त जो सजा जो लगनी है इमरान न्याजी को, जो इमरान न्याजी का गुनाह है, जिस तरह से उस मुल्क के साथ गद्दारी और उस मुल्क के साथ जाती की गई, जिस तरह से जानबूझकर इकोनॉमी का खाना खराब किया गया, इनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ने पूरी कोशिश की इस इकोनॉमी का पट्टा बिठा दें, हमारे लोन रिवाइव ना हो। तो मेरे ख्याल से इमरान खान को इस सियासत से काउंट बाहर करना चाहिए। जो आपके मुल्क का नहीं है वो सियासत आपके मुल्क में क्या करेगा और कैसी करेगा, जिसको सिवाय अपनी किसी और की फिक्र नहीं है। जहां तक मौलाना साहब की बात है, मैं समझता हूँ मौलाना साहब बहुत सख्त परेशान है और घबराए हुए हैं। और वो घबराए हुए इसलिए हैं क्योंकि मेरे साथ अभी तक जो उनको उम्मीद थी केपीके से रिजल्ट मिलने की, वो उसको नहीं मिल रही। जिस तरह से जो पीएमएल-एन ने सोचा हुआ था, पंजाब से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उन्हें पंजाब से नहीं मिल रहा है। उसी तरह से ये घबराहट का जो आलम है मौलाना साहब का, मेरे ख्याल से वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। हालांकि
सदर जरदारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस चीज पे राजी करें कि हर चीज आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएगी, पर इलेक्शन टाइमली होने चाहिए, इलेक्शन डिले नहीं कराने चाहिए किसी भी जमात को अपने किसी मकसद के लिए। ये जो सियासी मुफाहमत के हवाले से एक और जो डेवलपमेंट है वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब केयर टेकर मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, और शफकत महमूद साहब से मुलाकात किया, कुछ इलेक्शन के मामलात, कुछ गिले शिकवे, सियासी पाबंदियाँ, सख्तियाँ, और फिर सदर अलवी से पीटीआई का वब बैरिस्टर उमैर और रऊफ़ हसन ने मुलाकात की, और उसमें भी इलेक्शन और जो इस वक्त जो सिचुएशन है केसेस की या मुख्तलिफ मामलात है कानूनी आइनी, ये डिस्कस हुए हैं। इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी क्या उस तरफ बढ़ रही है कि तमाम पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी इलेक्शन में मिलनी चाहिए, और कोई इलेक्शन की तरफ मामला देख रहे हैं, या इसको समझते हैं कि आप शायद ये कोई बिहाइंड द सीन कुछ और मामला चल रहे हैं? देखिए, हमारी तो यही डिमांड है और हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पर हो, इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हर किसी जमात को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर पीटीआई की भी आप बात करते हैं तो पीटीआई में उन लोगों को माइनस करना चाहिए जो लोग इन चीजों में मुलव्वस थे, जो लोग इस इंसिडेंट में रूबरू नजर आए हैं, जिनके खिलाफ प्रूफ है। बाकी तो हर किसी जमात को बिल्कुल इनको साथ लेके चलना चाहिए, बराबरी से चलना चाहिए। जो पीटीआई में भी कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो ये मैं समझता हूँ अच्छे लोग हैं। ये अलग बात है कि वो भी कुछ अर्से तक इलेक्शन तक पीटीआई छोड़ के और रोकी साहब की पार्टी में आ जाएं, वो पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है। पर मेरे ख्याल से हर किसी को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी हर निशान को मिलनी चाहिए। एक चीज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है कराची में, और सिंध के मामलात ख़ास तौर के ऊपर डिस्कस किए गए हैं, और उसमें ये भी एक चीज़ सामने आई है कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए और पुरअमन और उसको साफ शफाफ बनाने के लिए रेंजर्स और फौज की मदद भी हासिल की जाएगी। अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि पूरे मुल्क के लिए ये सब कुछ होगा या सिर्फ सिंध के लिए होगा। तो इलेक्शन को इस तरह से साफ शाफ बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे, क्योंकि माजी में इतराज़ भी किया जाता रहा है रेंजर या फौज की इलेक्शन प्रोसेस के अंदर शमूलियत के हवाले से, तो अभी आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि हर किसी सूबे में एक शाही कानून आएगा और आना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन भी इस चीज को अपने सामने रखेगी कि जितनी रेंजर्स की और फौज की जरूरत हमें सिंध के सूबे में है, शायद उससे ज्यादा केपीके में हो, शायद में भी हो। तो ये चीजें तो एक इक्वल पॉलिसी आनी चाहिए। तो पहले भी हमारी एक शिकायत है इलेक्शन कमीशन से और केयर टेकर हुकूमत से कि जिस तरह से हमारे यहाँ आईजी चेंज करके पंजाब से अफसर भेजा गया, जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी हमारा सिंधी चेंज करके आपने पंजाब से अफसर भेजा, हमारे पास बड़े अच्छे अफसर हैं जो सीएस की पोस्ट के भी काबिल हैं और आईजी की पोस्ट के भी काबिल हैं। तो एक यहाँ पे आप डिफरेंस लाए। फिर जब आपने बाकी सब सूबों की डेवलपमेंट में बंद नहीं की, हर जगह पे पुरानी ऑनगोइंग स्कीम्स चल रही हैं, तो वहां पर फिर आपने जो है सिंध में ऑनगोइंग स्कीम्स बंद कर दी। तो ये शिकायत हमारे इनको दूर करने पड़ेंगे इलेक्शन से पहले, और उन्हें हमें ये उम्मीद दिलाई है। जहां तक रेंजर्स और आर्मी का है, तो मेरे ख्याल से मैं अभी चौथी इलेक्शन लड़ूंगा और मेरे वालिद साहब की शायद 7वीं या 8वीं इलेक्शन होगी ये। तो ये तो हर इलेक्शन में हमारे यहाँ रेंजर्स और फौज आती है। जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हमारे होते हैं उन पर उनको तैनात किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपका, और खुरम रोकड़ी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे। राना एहसान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी नुमाइंदगी की। पाकिस्तान का सियासी माहौल, सियासी मुफाहमत, सियासी गुंजाइश निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए, इस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट्स के अंदर भी हैं, और उनके पाकिस्तान की सियासी जो मुस्तकबिल है, मंजरनामा है, उससे बड़े गहरे असरात मुरतब होने से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और पाकिस्तान की कुछ अदालती केसेस के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, और इसमें भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमें बैरिस्टर गौहर खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो चेयरमैन पीटीआई के मुतअद्दिद केसेस के अंदर वकील भी हैं, और फिर पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन है बहुत से इश्यूज़ की, उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब। अब मैं स्टार्ट आपसे ये करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक तहरीर फैसला जारी किया है, अहमद यूसुफ जो AIY के प्रेसिडेंट है उनके केस में था, जो शहबाज गिल के साथ उनको नथी किया गया था और गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए थे, और अरशद शरीफ भी किसी केस में उनको भी और इससे मुतअद्दिद और केसेस में भी डाला गया था। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने किया, और इसके अंदर 3-4 बड़ी अहम बातें हैं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान का जो
सियासी माहौल या मजमूई माहौल है देखेंगे, एक तो ये कहते हैं कि हुकूमत को नाकदीन और सियासी मुखालफिन को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से गुरेज किया जाए। खौफ का माहौल जो है वो रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है, और ये यकीन करना मुश्किल है कि अवामी नुमाइंदे, सहाफ़ी और सियासी वर्कर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। तो ये जो जजमेंट के अंदर ये चीज़ें लिखी गई हैं, और अभी हम पाकिस्तान का इस वक्त जो माहौल देखें, मजमूई सियासी माहौल, ये तो दोनों बिल्कुल इसके बरक्स हैं। ऑन ग्राउंड कुछ और हो रहा है, अदालतें कुछ और फैसले दे रही हैं, और ये जो सियासी मुफाहमत की कोशिश की जा रही है, आज सोलंकी साहब मिले हैं शफकत महमूद साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं सियासी गुंजाइश निकाली जाए, लेकिन चीज़ें तो कुछ और ज़मीन पे चल रही हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? खालिद साहब, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, इस चीज़ें तो कुछ और ही चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ऑन एंड ऑफ ऐसी ऑब्जर्वेशन दिया करती है। पर मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हालात में इस किस्म के ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता, और बात दरअसल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ये ओबिटा है, ये एक ओपिनियन है जज का जो किसी भी बाइंडिंग नहीं है, और ये केस का रेशो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए एथिक्स कोर्ट बहुत स्टर्न एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, आपने सही फरमाया कि ऐसी चीजें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ह्यूमन बीइंग है, वो इस बात से कतई नजर कि वो किस पार्टी की हुकूमत है, इस बात से वो अपनी नजरें नहीं चुरा सकती कि अवाम के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। लोगों को घरों में बंद किया जाता है, उनको बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी केस के उठाया जाता है, उनको रखा जाता है। फिर पहले उनको पेश किया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पहले निजी टीवी चैनलों में, अब एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में या उनके ऑफिस में लिए उनको लेके जाता है, और उनसे तब्दील कराए जाते हैं वफादारियां। तो ये देखो, ओवरऑल जो सर्कमस्टांसेस है ये सही सिमत में नहीं जा रही। इसलिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अगर एपेक्स कोर्ट में अपना परफॉर्म करना है, एक रोल परफॉर्म करना है, तो सुप्रीम कोर्ट को वो डायरेक्शन देनी चाहिए बजाय ओपिनियन के, जो सारे इदारों पे बाइंडिंग हो, आर्टिकल 189 के अंडर वो सब पे बाइंडिंग हो, और वो उनको कंप्लाई करे, और कोई बंदा आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके कि बगैर किसी जवाब के उनको उठाएं, और जब वो चाहें तो वो खुद जूरी भी बने, एग्जीक्यूटर भी बने, और वो कंप्लेनेंट भी बने, वो जज भी बने, और खुद उनको एग्जीक्यूट करवाएं। ये अब खत्म होने चाहिए। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को थोड़े अपने ऑर्डर मजीद एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ गौर साहब, जो हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अंदर हमें कुछ डिसीजन ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस थी। इलेक्शन पंजाब का मामला था, उसके अंदर बड़े वाज़ेह अहकाम थे। फिर हमें हाई कोर्ट और इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत से ऐसे डिसीजन जहाँ पे सियासी लोगों की, वर्कर्स की ज़मानतें हो रही हैं, उनको रिहा किया जा रहा है, लेकिन अदालती इहातों में गिरफ्तारियाँ, नए मुकदमात में गिरफ्तारी और इस किस्म की जो बड़ी हुक्म अदूली हो रही। IG लेवल के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस सर्व हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये भी मामला था, लेकिन वहाँ पे ये मामला ज़रा थम गया है। वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है शायद उतनी हुक्म अदूली नहीं करी जितनी पंजाब और यहाँ पे नज़र आ रही थी। तो अदालतें तो बाद जो हुए फैसले दे रही हैं, लेकिन उन फैसलों के ऊपर भी फिर अमल नहीं हो रहा। तो ऐसे हालात के अंदर फिर आप क्या समझते हैं कि कानूनदान के, कि फिर हमें कौमी सतह के ऊपर हमें किन इकदामात की ज़रूरत है, ताकि एटलीस्ट कोई रूल ऑफ लॉ, अदालतों के अहकामात पे कोई तो अमल हो, उनका कुछ तो एहतराम हो? हाँ जी, अब इसमें कोई शक नहीं कि अदालतें बड़ी सख्त हालात में काम कर रही हैं, और करनी चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन हालात जिस किस्म के इकदामात के मुतकाजी हैं, उसके बराबर नहीं हो रहा पंजाब या इस्लामाबाद में। ये ज़रूर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाज़ केसेस में कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू किया है। उसके बरकस अगर आप देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने कोई एक भी कंटेम्प्ट नोटिस नहीं इशू किया, बट वो जो बेसिक रिलीफ है वो लोगों को दे देते कि एक मरतबा आपने किसी को अरेस्ट करके बेल में लेके गए, तो सेकंड टाइम पे आप नहीं अरेस्ट कर सकते, और अगर आप अरेस्ट कर देंगे फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको सजा देंगे। इसलिए एक तो ये होना चाहिए कि अदालत की जितने भी अहकामात हो उस पर अमल दरामद भी हो, साथ अदालत अहकामात अमल दरामद कराए, लेकिन अवाम का बुनियादी हकूक आइन में जिसका तहफ़्फ़ुज़ है और जिसकी अमीन अदालतें हैं, वो अदालतें इसको इंश्योर करवाए कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन ना हो। अदालतें कितनी मरतबा कहेगी कि हर एक इंडिविजुअल के बारे में कहे इनको ना उठाएं, आप ना उठाएं, ये ज्यादा हुआ है। एक ही केस में
एक टर्न डायरेक्शन ज़रूरी है। और इसी सर्कमस्टांसेस में जो मैं ये समझता हूँ कि पहले हमें ये ऑन एंड ऑफ मिलता था कि जी आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, तो कभी-कभी बेंच बनते थे, 4 बेंच में भाई 5 जजेस बैठते थे, ऐसी डायरेक्शन देते हैं। इससे कहीं ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिस वक़्त इस अवाम के साथ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों को चाहिए था कि वो लार्जर बेंच बनाएँ और इस पे सारी डायरेक्शनें दे दी थी सारी एग्जीक्यूटिव को। वो आप चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हो, उनको डायरेक्शन देते कि इसको इन सर्कमस्टांसेस में आप फॉलो करें। उससे अवाम की बड़ी सुनवाई हो जाती, अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाता। पर मैं समझता हूँ बहुत अरसा के बाद ये बात तो होनी चाहिए थी, लेकिन सो फार हुआ नहीं है। अभी नहीं हुआ। दो चीज़ें और बड़ी अहम है जिसमें कोर्ट के डिसीजंस होंगे तो बड़े अहम होंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। एक जो नैब कवानीन में तरमीम हुई थी और उसको कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, अब क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील का हक भी आ चुका है, वफाकी हुकूमत इसमें अपील भी करने जा रही है, अनाउंसमेंट की है उन्होंने, कुछ दिन भी मांगे हैं मज़ीद इस हवाले से। और दूसरा मामला जो है कि इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीली की गई थी और कहा गया था कि नाअहली की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब का मामला है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में, इसकी मामले की समाअत भी हो रही है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया है कि वो बुनियादी तौर पर अहलियत का मेयार है कि सादिक और अमीन होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले में देखें जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त है, कानून बना सकती है, और उन्होंने 184(3) में जो नज़रसानी का इख्तियार था उस वक़्त, उसको अब अपील में कन्वर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट से इतलात मांगी गई थी उसको कहा गया जी कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट पे लागू नहीं होता, लेकिन 19A आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हम ये इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये दो डिफरेंट डिसीजन आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो नैब तरमीमी और ख़ास तौर पे जो ताहयात नाअहली इलेक्शन एक्ट के ज़रिए जो इसको 5 साल में जो तब्दील करने की कोशिश की गई, तो क्या इसमें अब जो मामलात हैं अदालतें वो किस तरफ देखेंगी? क्या वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला जो असूल प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया उसकी तरफ जाएंगे, या राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है उसकी तरफ ये आपको नज़र आता है? नहीं, देखिए जहाँ तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून था वो तो ज़्यादातर लिमिटेड था सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीजर तक, और उसमें मैक्सिमम जो इशू था वो था कि आर्टिकल 184 में एक राइट प्रोवाइड करनी चाहिए। और लीगल इशू यही था कि क्या ये कानून के ज़रिए से हो सकता है या आईन में तरमीम भी लाजम होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया 10-5 के हिसाब से कि जी नहीं, वो आप बाय लॉ भी वो राइट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो मैटर तो रिजॉल्व हो गया। साथ ही उसमें एक और इशू था जो जस्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया 7 और 8 के तनासुब से कि नहीं, ये रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल, ये राइट आप अपील नहीं होगा। तो ये मैटर तो ओवर है, जिसके हिसाब से अभी अगर नेब का जिसका आपने तस्करा फरमाया वो नेब के में रिव्यू होना हो सकता था, लेकिन चूंकि वो उस पर अब अप्लीकेबल होगा इसलिए वो एक अपील फाइल करेंगे, और अगर अपील फाइल करेंगे तो वो एक लार्जर बेंच के सामने जाएगा और उस पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। लेकिन मियाँ साहब के जहां तक ताल्लुक है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी आर्टिकल 62(1)(f) में कि सादिक और अमीन कोई नहीं रहे, तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग यही थी कि जब तक आपके खिलाफ वो डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का मौजूद है तब तक आप डिस्क्वालीफाई, चाहे वो कितनी अरसा के लिए हो। अब कानून में तरमीम जरूर की गई और कानून जो है एज सच अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं है, लेकिन ये देखने वाली होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट कैसे कर रही है कि क्या एक लॉ जो बाद में पास हो जाए और उसको स्पेसिफिकली उस जजमेंट को ना सेटिसाइड किया है, जो पार्लियामान के पास इख्तियार जरूर है कि वो किसी भी नोलिफाई कर सकती है किसी जजमेंट की इफेक्ट को, तो ये देखा जाएगा अभी कि क्या वो फॉर लाइफ अभी एज फार एज नवाज शरीफ इज कंसर्न कि वो अप्लीकेबल है या नहीं, उस कानून के साथ खत्म हो गया। अच्छा। लेकिन मियाँ साहब जो और प्रॉब्लम आएगा वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सादिक और अमीन की वजह से नाअहल थे, उनकी चूंकि 2 केसेस में कन्विक्शन हो गई थी, और सेक्शन 9 ऑफ द नेब ऑर्डिनेंस अगर कन्विक्शन हो जाए तो सेक्शन 15 के मुताबिक 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो मियाँ साहब अगर इवन सादिक और अमीन से डिस्क्वालीफाइड नहीं भी है, तो वो नेब के ऑर्डिनेंस से अगर डिस्क्वालीफाइड है तो आर्टिकल 63(1)(p) के हिसाब से वो डिस्क्वालीफाएंगे, कंटेस्ट नहीं करेंगे। मियाँ साहब के लिए अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। एक और चीज़ गौर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी, फैसला दिया था कि जो सादिक और अमीन अगर नहीं है तो ताहयात नाअहल हैं, तो क्या हाई कोर्ट जो है कि इस फैसले के बरक्स इलेक्शन एक्ट की रोशनी के अंदर उसकी तशरीह करके ताहयात नाअहली को 5 साल के अंदर कन्वर्ट करके फैसला दे सकती है, या सुप्रीम कोर्ट को ही इसके ऊपर फैसला करना होगा?
नहीं, हाई कोर्ट भी इंटरप्रेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन अगर आया हो, अगर उसमें कोई इंटरप्रिटेशन आ जाती है, तो ऑल दो आपने सुप्रीम कोर्ट में करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लॉ ले डाउन करती है। फिर आर्टिकल 189 में सारे कोर्टों पे बाइंडिंग है, और उसकी तशरीह कोर्ट कैसे करती है, हाई कोर्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कर सकती है। मियां साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड नहीं किया था कि वो ताहयात नाअहल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज यही थे कि जब तक उसके खिलाफ डिक्लेरेशन मौजूद है तब तक वो नाअहल है। तो डिक्लेरेशन आज भी मौजूद है, पहले भी मौजूद थी। अब इफेक्ट ये है कि क्या इलेक्शन लॉ ने जो प्रोवाइड किया कि सेक्शन आर्टिकल 62(1)(f) के हिसाब से अगर टाइम फ्रेम नहीं है तो वो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा 5 साल का। हाई कोर्ट ने ये देखना है कि नए लॉ के मुताबिक अब जब 5 साल का पीरियड लेके आया तो इसका मतलब है, और जिसमें ये लिखा गया था कि notwithstanding anything contained in this law to the contrary including judgment of the Supreme Court, तो कोर्ट ने अभी ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो इफेक्ट है ऑफ द जजमेंट वो नलिफाई हो चुकी है और मियां साहब क्वालिफाइड हो चुके हैं बाय दिस रीजन, या ये वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो इन द फील्ड है। तो अभी देखा जाएगा, वो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट करेगी। मेरी अगर जाती राय हो तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, वो इंटैक्ट है और हाई कोर्ट उसको सेटिसाइड नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब, बात कर रहे थे और इस वक्त पाकिस्तान की जो लीगल सिचुएशन है और बड़े अहम केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं और उनके जो पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पे असरात मुरतब होंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो फिर कुछ बात हम करेंगे फ़लस्तीन के मसले के ऊपर, जहाँ पे इस वक्त आलमी सफारतकारी भी एक तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और हालात भी तेज़ी के साथ गज़ा के अंदर ख़राब हो रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे हम फ़लस्तीन के मसले पे, जहाँ पे एक तरफ गज़ा के अंदर इस वक्त मज़ालिम की इंतहा पे पहुँच चुके हैं, बच्चों ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, आलमी सफारतकारी भी अपने अरूज पर है। अमरीकी सदर जो है वो इसराइल पहुँच चुके हैं, रूस के सदर जो हैं वो अरब ममालिक के सरबराहान से राब्ते कर रहे हैं। ईरानी सदर का ये कहना है कि हालात ठीक ना हुए और अगर इसके अंदर यूरोपीय ममालिक ने मुदाखलत की तो फिर ईरान भी जो है इस जंग के अंदर कूद पड़ेगा। तुर्की ने हमास से राब्ता किया है और कोलंबिया ने इसराइल के सफ़ीर को अपने मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हालात किस तरफ आगे बढ़ेंगे और इसका जो हल है वो मुमकिन तौर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर नासिर अब्बास शिराजी साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। आप प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज़ के और मिडल ईस्ट के बेशुमार इश्यूज़ के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बुनियादी क्वेश्चन इस वक्त यही है कि वक्फे चंद सालों के गैप के बाद हम देखते हैं कि गज़ा में फ़लस्तीन के अंदर इस किस्म के मसाइल जो है वो पैदा होते रहते हैं। इस दफ़ा ये जो हुआ है, ये बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शायद ये माजी के जितनी भी इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हुई हैं उससे ज़रा ज़्यादा संगीन है और इसका स्कोप भी थोड़ा सा ज़्यादा वसी है और इसके अंदर सिर्फ हमास या लोकल ग्रुप नहीं है बल्कि जो रीजन के और बहुत से ग्रुप हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये आपको मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो आपने कहा, ख़ुद इसराइली प्रेसिडेंट ने ये कहा है, प्रेसिडेंट ने अभी आज की स्टेटमेंट है कि हम अपने क़याम से लेके अब तक जो हमें वर्स क्राइसिस आया है वो आज हमें दरपेश है। तो हम अपनी तारीख़ की बदतरीन सिचुएशन जो है उसको फेस कर रहे हैं, नंबर एक। सेकंड ये है कि आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है बल्कि एक बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड जो है वो अटैक है और उसके पीछे बैकग्राउंड है। जाहिर है कि यूनाइटेड नेशन कहती है कि 16 साल के अंदर सिर्फ गज़ा के अंदर एज़ पर UN, ना ये कि एज़ पर द रियल डेटा, 50,000 फ़लस्तीनी सिर्फ गज़ा के अंदर शहीद हुए और उनमें से मेजॉरिटी यानी 30,000 जो है वो औरतें और बच्चे हैं। 20,000 में से भी जो मेजॉरिटी हैं वो सिविलियंस हैं, उनका कोई ताल्लुक मिलिटेंसी या उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो आप देखते हैं कि गज़ा का मुहासरा है, सीज है, और गज़ा जो है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन जेल है। जैसे जेल में आप खा पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, तो इतनी ही यहाँ परमिशन है। यहाँ पे इस हद तक जो है वो ये महदूद है कि अगर इन लोगों ने ग़िज़ा, खुराक, दवा लेनी है तो वो भी इसराइल के ऊपर डिपेंड है। इनकी एनर्जी जो है, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का मैटर है, इसी तरह जो है इवन पानी जो है वो सारा इसराइल के चैनल से जो है वो आता है, वो जब चाहते उसको बंद कर देते हैं। सेकंड, और जैसे अभी आपने देखा है 8 दिनों से इसराइली प्रेसिडेंट कहा कि ये इनह्यूमन लोग हैं और उसने ये सारी चीज़ें उनके लिए कट ऑफ कर दी हैं। तो एक अरसे से जब ये चीज़ें चल रही थी, कैजुअलिटीज़ इसी तरीके से बढ़ रही थी, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? कैसे इस कैफियत से निकले पैलेस्टीनियंस के सामने? वो तो बिल्कुल स्टक हो गए
और मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो भी अपने रोज़मर्रा के अमूर के अंदर लग गई है और वो भी रिकग्निशन का प्रोसेस जो है उसके अंदर चले गए हैं कि चलो जी ये इशू उस तरीके से सवीर अब नहीं रहा। लेकिन फ़लस्तीनी इस सारे पीरियड के अंदर तैयारी करते रहे। फिर अब एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन डेवलप हो चुका है, जिसमें 4 बाउंड्रीज जो इसराइल के बॉर्डर्स हैं ये इमीडिएट एंगेजमेंट का शिकार हो सकते हैं और इनकी वेल कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। चूँकि हमास ने इस ऑपरेशन से तकरीबन 1 महीना पहले हिजबुल्ला ने लेबनान के अंदर 7 डेज़ मिलिट्री मैनूवरिंग की है, उसके बाद गज़ा के अंदर हमास ने 3 डेज़ मिलिट्री मैनूवरिंग की है, उसके बाद इन दोनों की लीडरशिप्स की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के फ़ौरन बाद जो है वो ये अटैक विद इन 8 to 10 डेज़ जो है ना वो लॉन्च हो गया है। अब उसके बाद इक्वेशंस तो चेंज हो गई, यानी रीजनल इक्वेशंस क्या थी कि इसराइल मिलिट्री माइट, अनडिफीटेबल, मिरकावा और उसका जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पायर नेटवर्क, और इसराइल जो है वो उसको तो कोई इन्वेड नहीं कर सकता। लेकिन इक्वेशंस क्या होगी, जैसे मुल्क उनसे असला लेता है, ड्रोन लेता है, न्यूक्लियर पावर है और इवन स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत आगे हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि उसके मुकाबले में जब एक मिल्लत रेजिस्ट करने का फैसला कर लेती है तो वो अवेलेबल रिसोर्सेज की बुनियाद के ऊपर भी अपने आप को इतना डेवलप कर लेती है कि ये उनके लिए एक सरप्राइज़ था कि ज़मीनी रास्ते से, फ़ज़ाई रास्ते से, पैराग्लाइडर्स के ज़रिए से और इवन स्पीड बोट्स के ज़रिए से उन्होंने 40 किलोमीटर तक इनसाइड गए और फिर उन्होंने पूरा गज़ा डिवीजन जो है, जो बुनियादी तौर पे गज़ा के लिए इसराइल का जो मिलिट्री ऑपरेटर्स है उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। उनके टॉप मिलिट्री मैन जो है वो हॉस्टेज बनाए हैं और प्रैक्टिकली उन्होंने शो किया है कि अब जो है अब वो दर्द सिर्फ फ़लस्तीनी साइड पे नहीं होगा, अब ये दोनों तरफ होगा। और अगर आप इस इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हो तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर तारीख में ये सबसे सख्त तरीन जिसको खुद भी इसराइल तस्लीम कर रहा है कि ऑपरेशन है और उनको नुकसान हुआ है, तो क्या इसके नतीजे माजी में हमने देखा कि सम टाइम इसराइल के अगर 2, 4, 5, 10 अफसर भी अगर उन्होंने हॉस्टेज बनाए तो उसके बदले में 200-250 जो है कि अपने रहनुमाओं को जो वहाँ कैद थे उनको रिहा करवाया था और बहुत सी डील्स हुई थी। तो अगर इतना बड़ा वो इस वक्त ये सारा कुछ हुआ है क्राइसिस, तो इसके नतीजे में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन आपको नज़र आती है? बिल्कुल हैं, क्योंकि इसराइल के पास रास्ता कोई नहीं है। एक मुश्किल उनकी ये है वल्नरेबिलिटी के 156 हॉस्टेज की डिटेल्स तो आ चुकी है। इनमें से जर्नैल भी हैं, इनमें से उनके ब्रिगेडियर्स भी हैं, इनमें से उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क के अहम लोग भी हैं। नंबर 1 और 1000 से ज़्यादा लापता कहा जाते हैं, शायद उनमें से भी हॉस्टेज हो सकते हैं। इससे पहले 2014 में 5 साल की नेगोशिएशन हुई। एक इसराइली फ़ौजी गिलाद शालिद का मसला था और 1000 वो फ़लस्तीनी रिहा करवाए, प्रिजनर स्वैप हुआ, एक बंदा दिया और 1000 फ़लस्तीनी जो है वो रिहा करवाए और अल्टीमेटली इसराइल को। और अभी आप देखें अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है क्या बात करता है, इसराइल का प्रेसिडेंट और वज़ीर-ए-आज़म आता है क्या बात करता है। हत्ता अभी जब वो फ़ौजियों से मिलने गए तो फ़ौजियों ने रेजिस्ट किया है और उन्होंने कहा जी इस वक्त हमारा टॉप एजेंडा ये नहीं है कि हम क्या करें, एग्रेशन क्या करें, टॉप एजेंडा ये है कि हाउ टू ब्रिंग और सन्स बैक। इसका मतलब प्रेशर है उनके ऊपर। सेकेंडली अभी ट्रंप ने कहा, उससे पहले जो है वो वज़ीर ख़ारजा उनके गए थे, वज़ीर ख़ारजा गए, जो बाइडन ने कहा, इन सब ने एक और बात भी इन्होंने हिजबुल्ला के हवाले से कहा, लेबनान बॉर्डर के हवाले से कि हम नॉर्थ को एक्टिवेट नहीं करना चाहते, हम आपको कहते हैं कि आप इसका न पार्टनर बने। ये कोऑर्डिनेशन वो एक्टिव हैं और वो चूँकि बहुत डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ज़ाहिर लिंकेजेस अच्छे हैं, मुख्तलिफ एरिया से वो स्पोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि इसराइल बहरहाल एक बहुत बड़ी लार्ज मिलिट्री नहीं है और वो अगर 3 बॉर्डर्स के ऊपर, सीरिया का बॉर्डर ऑलरेडी जो है वो हॉट है इन द सेंस कि गोलान हाइट्स के ऊपर सीरिया जो है, सीरिया का वो पार्ट है, लीगल पार्ट है, इसराइल ने उनको अनेक्स किया हुआ है और वो यूनाइटेड नेशन भी उस अनेक्सेशन को तस्लीम नहीं करती है। 3 ये बॉर्डर है, चौथा आपके इल्म है कि सिना साइड से। तो प्रेशर किसके ऊपर है? इजराइल के ऊपर है। क्या हम दे सकते हैं? ये प्रेशर भी इजराइल के ऊपर है और प्रैक्टिकली जो है वो इन लोगों को वापस लाने का प्रेशर भी उनके ऊपर है। और अभी तक जो लोग मारे गए हैं उनकी मेजॉरिटी सिविलियंस हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर 2 बड़े अहम फैक्टर्स हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन एक साइड पे, OIC अरब लीग दूसरी साइड के ऊपर है। तो आप यूनाइटेड नेशन के अंदर या यूरोपीय यूनियन के अंदर अमेरिकन रोल बड़ा तगड़ा रोल है। उनके वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जी मैं यहाँ पे एज ए US फॉरेन मिनिस्टर नहीं। सरप्राइजिंग है कि बजाय इसके कि वो एक रिलीजियस बेस के ऊपर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी पे खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी तरफ OIC अरब लीग है, अभी तक अपेरेंटली निस्बतन माजी की हमें तगड़ा स्टैंस नज़र आया है मुस्लिम ममालिक के। बिल्कुल है। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं, आप इनको कहाँ पे देख रहे हैं कि अगले मैं देखें, एक तो असूल है जंग जितनी भी बड़ी होगी तूल खींचेगी, अल्टीमेट नेगोशिएट होना है, टेबल के ऊपर बैठना है। इस वक्त बारगेनिंग चिप्स जो हैं वो चूँकि रेजिस्टेंस के लोगों के पास हैं, इनके साथ कौन लोग चल रहे हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। इसमें जो डोमिनेंट रोल इस वक्त बनेगा वो ईरान का बनेगा।
इसके अलावा रीजन के अंदर सऊदी अरब ने भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया और इनकी ईरान की और इनकी आपस में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन डेवलप हुई है। और तुर्की ने भी इसमें अंदर तुर्की भी इसमें अभी पॉजिटिवली उसने बहरहाल इसराइल के एग्रेशन और उसको जो है वो कंडेम किया है। लेकिन जो मैं मेजर स्टेक होल्डर देखता हूँ वो बिलाखिर अगर अरब लीग भी बनेगी, चूँकि उसके अंदर इराक है, उसके अंदर सीरिया है, उसके अंदर लेबनान है और ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, तो नेगोशिएट करने में ये अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन मेरी उसमें जो फाइंडिंग है, OIC लार्जर लेवल पे नहीं बैठी, लेकिन OIC ने ओवरऑल जो वर्जन दिया है ना वो एक पॉजिटिव बात है कि किसी एक ने भी हमास को कंडेम नहीं किया, बल्कि यूनानिमस ये कहा है कि ये इसराइल के अमाल हैं जिसके नतीजे में ये रिटेलिएशन हुई है। तो ये एक पॉजिटिव, इसका मतलब वो एक पेज के जनरली एक पेज के ऊपर है। फिर अमेरिका की जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी है जिसमें उसने मिडिल ईस्ट के OIC के मेंबर्स कंट्रीज़ को और मीना जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको, जैसे इजिप्ट है, उनको मैनेज करने की कोशिश की, उसने भी रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत है। जॉर्डन के ऊपर कितना पब्लिक प्रेशर है, मिस्र के ऊपर कितना पब्लिक प्रेशर है, वो तो उनके भाई हैं, चूँकि ये मेजर इनके अंदर तो बहुत बड़ी तादाद पैलेस्टीनियंस की है। तो इस सारी सूरत हाल के तनाज़र में मुझे लगता यह है कि जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी ना उस पर नेगोशिएट करना पड़ेगा। और ये जो एग्रेशन है ना ये आर्जी है, क्योंकि इसराइल लंबी ऑफेंस जो है, अगरचे अमेरिकन अभी प्रेसिडेंट आ रहा है, लंबा ऑफेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसके नतीजे में प्रिजनर स्वैप भी होना है किसी मरले पे जाके, लेकिन बड़ी रिलैक्सेशंस होनी है। खा वो मस्जिद अक्सा के लिए कोई कॉरिडोर ओपन करने की बात करें या वेस्ट बैंक और गजा के दरमियान कोई ज़मीनी लिंकेजेस की बात करें, और ओवरऑल जो है वो इसराइल के लिए कोई नई लिमिटेशंस आनी है, इसके बगैर ये जंग जो है वाइंड अप नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर अब्बास शिराज बातचीत कर रहे थे फ़लस्तीन के इशू के लिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।